हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल्स, जिसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे आज से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर है उन सारे बायोमॉलिक्यूल्स को कवर करता है जो हमारी हायर क्लासेस में, इवन जब हम नीट क्वालिफाई करने के बाद MBBS करेंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट का बेस जो है वो इसी चैप्टर से डेवलप होता है। जैसे कि प्रोटीन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, अमाइनो एसिड्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनकी पूरी की पूरी स्टडी इस चैप्टर के अंदर की जाती है। ठीक है, और ये चैप्टर जो है वो बेस बनाते हैं बायोलॉजी का। इसी के थ्रू फिर और इलेबोरेटेड फॉर्म में हम चीज़ों को पढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है कि ये वाला चैप्टर बहुत टफ लगता है, मन नहीं करता है पढ़ने में। तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर टफ है, हाँ थोड़ा टफ कह सकते हैं अदर चैप्टर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन बहुत टफ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ है ये चैप्टर। बिकॉज इससे हमें बहुत सारी न्यू चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि प्रोटीन्स जो है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, इन सब के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर से हमें मिलेगी, जो कि हमारा बायोलॉजी का बेस डेवलप करेगी, करने में हेल्प करेगी। इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर बायोलॉजी का बेस डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। मीन्स कि किसी भी तरीके से आप इस चैप्टर को देखें तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोई भी स्टूडेंट जो है इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करे। ठीक है, आई होप कि जो इससे पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वो सारा का सारा चैप्टर की वीडियोस जो है मैंने कवर की हैं विद PYQs, वो अच्छे से समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम ये जो चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे कि बायोलॉजी जब पढ़ते हैं या फिर सेल के बारे में जब हम स्टार्ट करते हैं तो बायो जो एक टर्म है इसका मतलब होता है लाइफ। ठीक है, अब लाइफ किस चीज़ में है, जिनमें सेल्स प्रेजेंट हैं, जो ऐसी चीज़ें जो अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज कर सकती हैं और बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है उसकी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो उन सब चीज़ों, उस सब चीज़ को हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर में। ठीक है, तो बायो मीन्स लाइफ, लाइफ हो गया, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम रिलेट कर रहे हैं कि लिविंग चीज़ें जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स जो हैं उससे रिलेटेड ये टॉपिक जो है वो रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो बायो, अब मॉलिक्यूल्स जो हैं तो वो मॉलिक्यूल्स लिविंग चीज़ों में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें भी प्रेजेंट हैं। ठीक, लेकिन दोनों में प्रेजेंट हैं, लेकिन क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है कि जो परसेंटेज है, जो अमाउंट है प्रेजेंस का, वो वेरी करता है लिविंग एंड नॉन लिविंग उसमें। सो बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑल द कार्बन कंपाउंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, अब प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन क्या है, अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं। और जब हम इसी पर्टिकुलर वीडियो के एंड तक में अमाइनो एसिड जो है उसको भी डिस्कस कर लेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि अमाइनो एसिड्स जो हैं उसमें भी कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में, न्यूक्लिक एसिड में, लिपिड्स में। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जितने भी सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट इसेंशियल रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में, उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या फिर बायोमॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड्स है, अमाइनो एसिड, एंजाइम्स, ये सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स ही तो हैं। और ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर उसकी डेली रूटीन की जो बेसिस चीज़ें हैं या फिर
सेल्स को ज़िंदा रखने के लिए या फिर पूरी बॉडी जो है उसको अच्छे से मेंटेन रखने के लिए ये सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और यूटिलाइजेशन होता है। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन है या कार्बोहाइड्रेट का है, न्यूक्लिक एसिड का है, लिपिड्स का है, इन सब बायोलॉजिकल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम बायोमॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। और इसके एग्जाम्पल है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे तो ये बात हुई कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें। तो अब यहाँ पर हमें एक क्वेरी होती है, क्या नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उसमें बायोमॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये नहीं प्रेजेंट हैं? जी हाँ, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि हम बात करें अर्थ क्रस्ट की, तो वहाँ पर भी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बायोमॉलिक्यूल्स का परसेंटेज है, वॉल्यूम है, अमाउंट है, वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल दी हुई है जिसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि नॉन लिविंग एंड लिविंग जो चीज़ें हैं, मैटर जो है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उसका क्या परसेंट है, क्या वेटेज है, ठीक है। सो ये जो टेबल है, अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर, ठीक है। नॉन लिविंग में आ जाता है अर्थ क्रस्ट की बात की गई है, लिविंग मैटर में ह्यूमन बॉडी, इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। तो अगर यदि हम बात करें कि एलिमेंट्स में, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सो ये डिफरेंट क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं। अब अगर यदि बात की जाए इसमें कि अर्थ क्रस्ट में कितना प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 0.14%, लेकिन ह्यूमन बॉडी में अगर बात की जाए तो 0.5%। सो किस में ज़्यादा है, ह्यूमन बॉडी के केस में ज़्यादा परसेंटेज है हाइड्रोजन का। उसी तरीके से कार्बन का अगर अमाउंट देखें तो 0.03 है, जबकि कार्बन ह्यूमन बॉडी में कितना, 18.5, कितना ज़्यादा प्रेजेंट है। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए अर्थ क्रस्ट में 46.6% है, जबकि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो 65% प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन जो है अर्थ क्रस्ट में बहुत लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी में 3.3% जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से अदर एलिमेंट्स जो हैं वो भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब जैसे कि सिलिकॉन की बात की जाए तो अर्थ क्रस्ट में क्या है, सिलिकॉन जो है 27.7% है, जबकि ह्यूमन बॉडी में अगर बात की जाए तो नेग्लिजिबल, ना के बराबर प्रेजेंट होता है। तो ये है कि दोनों में, लिविंग एंड नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं, मैटर है, उसमें बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन जो अमाउंट है प्रेजेंस का वो वेरी करता है, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा है, किसी में कोई चीज़ कम है, लेकिन प्रेजेंट दोनों में ही होता है, ठीक है। ये हुई बात बायोमॉलिक्यूल्स की। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग में अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो चीज़, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हैं, तो इसको कैसे एनालाइज किया जा सकता है, क्योंकि ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं ये दो कैटेगरी में प्रेजेंट होते हैं। एक कंपाउंड जो है उसको हम ऑर्गेनिक के नाम से जानते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जा रही है तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट है, लेकिन जब दो डिफरेंट कंपाउंड हैं तो दो डिफरेंट मेथड्स के थ्रू इनको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें ये दिया गया एक टास्क कि हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाला ये जो पूरा का पूरा मेथड है, इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका एनालिसिस करेंगे। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस किया जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में,
तो उसमें हम ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड जो है उसको यूज़ करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, बाय परफॉर्मिंग अ केमिकल एनालिसिस। अब इसमें क्या करना है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर लिविंग टिश्यू लेना है, जैसे कि प्लांट का अगर टिश्यू ले रहे हैं हम तो प्लांट लीफ ले ली, अगर यदि किसी एनिमल का टिश्यू ले रहे हैं तो उसमें मान लो हमने लिवर ले लिया। सो टेक लिविंग टिश्यू, ठीक है, प्लांट लीफ भी हो सकती है या फिर एनिमल लिवर भी हो सकता है। उसके बाद इसको क्या करना है कि ग्राइंड इट इन ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड। ये जो ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड है यही पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। सो ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड से ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में से किस कंपाउंड के एनालिसिस के लिए यूज़ किया जा रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस के लिए, ठीक है। फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो Cl3CCOOH ये इसका फॉर्मूला होता है ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड का, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लीफ जो है उसका हमने सैंपल लिया। ये जो लीफ है इसको हमने क्या किया, एक लैब्स में वो होता है ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए मोटार पेसल, ठीक है। जैसे घरों में अदरक को कूटने के लिए जो अदरक कूटने वाला होता है उसी तरीके से पोर्सिलिन चीनी मिट्टी का बना हुआ वाइट कलर का मोटार पेसल बोलते हैं, उसमें हमने इस लीफ को डाला। लीफ को डालने के बाद ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड डाला और उसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया, पीस लिया, जैसे कि अदरक को कूटा, ठीक है। अब हमने बहुत अच्छे से इसको क्रश कर लिया, ग्राइंड कर लिया। करने के बाद क्या होगा कि हमें चटनी के जैसे, ठीक है, एक पेस्ट मिलेगा। पीस लिया ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में, उसके बाद हमें थिक सा, गाढ़ा सा, अच्छा खासा स्लरी एक पेस्ट मिला। अब क्या करना है, इस पेस्ट को हमें ड्रेन करना है, मतलब कि चाय जैसे छानते हैं वैसे इसको हमें छानना है, लेकिन चाय वाली छन्नी जो होती है उससे नहीं छानना है। इसके लिए लैब्स में स्पेशली कपड़ा होता है जिसको हम कॉटन वाला कपड़ा भी बोल सकते हैं या फिर चीज़ क्लॉथ के नाम से जाना जाता है। तो उसके थ्रू इस पेस्ट को क्या करना है, स्ट्रेन करना है, दैट मीन्स कि छानना है, ठीक है। सैंपल लिया, उसको ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड किया, मीन्स पीसा, पेस्ट मिला। पेस्ट मिलने के बाद इसको स्ट्रेन किया थ्रू चीज़ क्लॉथ और या फिर कॉटन क्लॉथ, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको छानेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है हमें कि लीफ सैंपल था उसको हमने ग्राइंड किया था, पीस लिया मोटार पेसल में। उसके बाद इसको छन्नी में इस तरीके से कपड़ा हमने ऐड करके इसको छान लिया। अब छानने के बाद जैसे चाय छानते हैं तो चाय की पत्ती और उसमें अदरक, इलायची और तुलसी पत्ते जो भी हम डालते हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, छन्नी में रह जाती हैं और चाय जो है हमारा अच्छा खासा जो है वो कप में आ जाता है। तो उसी तरीके से जब हमने इस सैंपल को ग्राइंड करने के बाद चीज़ क्लॉथ के थ्रू स्ट्रेन किया तो कुछ ऐसा अमाउंट था जो कि क्लॉथ पर ही रह गया और कुछ ऐसा लिक्विड अमाउंट था जो कि इस कंटेनर में हमारे पास आ गया। तो ये क्या होते हैं, इससे हमें दो फ्रैक्शन मिलते हैं, ऑब्टेन होते हैं 2 फ्रैक्शन, ठीक है। 2 फ्रैक्शन मिले तो जो एक फ्रैक्शन होता है, एक फ्रैक्शन को तो हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब फिल्ट्रेट कौन सा है, जो छानने के बाद मिला है, छना हुआ, जैसे कि चाय, ठीक है। अब ये जो फिल्ट्रेट है ये क्या है, ये एसिड सॉल्युबल पूल है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो पर्टिकुलर लीफ थी इसमें जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो कि एसिड में सॉल्युबल हो गए, ठीक है, वो सारे के सारे हमारे पास इसमें आ गए, ये जो फिल्ट्रेट है इसमें, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल के नाम से, जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद जैसे कि चाय की पत्ती, तो इस तरीके से यहाँ पर जो रहा कपड़े के ऊपर उसको बोलते हैं रिटेंटेट, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये होता है एसिड इनसॉल्युबल, दैट मीन्स कि जो एसिड में सॉल्युबल नहीं थी चीज़ें या कंपाउंड्स वो क्या है, वो रह गए हमारे ऊपर में, जिसको हम बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल या फिर रिटेंटेंट। ये था केमिकल एनालिसिस फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको एनालाइज करते हैं ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड मेथड जो है उसके थ्रू, ठीक है। अब रही बात कि क्या कहते हैं,
भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको कैसे एनालाइज किया जाएगा, तो क्वेश्चन आता है दिमाग में। हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कंपाउंड्स इन देम। ठीक है, अब ये जो लीफ टिश्यू था या फिर एनिमल लिवर लिया अगर हमने, तो उसमें कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो उसको किस तरीके से हम एनालाइज करेंगे, हाउ डू वी नो अबाउट दीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम कैसे जानेंगे, तो इसमें आता है ऐश एनालिसिस। ऐश मीन्स राख, राख वाला एनालिसिस। अब इसमें ये जो एनालिसिस है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कंपाउंड का जो एनालिसिस किया जाता है वो कैसे किया जाता है, थ्रू ऐश एनालिसिस। इसमें क्या होता है, इसका मेथड अगर हम देखें तो इसमें हमने लिया कि लिविंग टिश्यू लिया, प्लांट लीफ हो सकती है या फिर एनिमल लिवर हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ली थी कि प्लांट लीफ ली थी। अब ये जो प्लांट की लीफ एक हमने तोड़ी, तोड़ने के बाद इसको हमने क्या किया, ड्राई करा। जब ये ड्राई होगी दैट मीन्स कि इसमें जितना भी वाटर कंटेंट होगा वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। जैसे जैसे ये ड्राई होती जाएगी वैसे वैसे वाटर जो कंटेंट है वो क्या है, इसका इवेपोरेट होता जाएगा। सो ड्राई करने पर क्या हुआ कि ऑल दी वाटर जो है वो क्या हो गया, इवेपोरेट, उड़ गया, गैस बन के उड़ गया। नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न, अब क्या है, जब ये सूख गई पत्ती तो इसको हमने क्या किया, जलाया। ठीक है, बर्न किया। बर्न करने पर जब ये पूरी की पूरी जल जाती है तो ऑल द कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म। जितना भी इस लीफ में कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा गैसियस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर में। ठीक है, वाटर वेपर में ऑक्सीडाइज्ड हो गया और उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग बचा, जो बचा कुचा था वो क्या हुआ, ऐश। ऐश मीन्स राख हमारे पास बची। अब ये जो पर्टिकुलर ऐश है ये क्या करती है, इसी में डिफरेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। बहुत सारे डिफरेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये जो पर्टिकुलर नोट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है PYQs में। जब हम PYQs करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, तब वहाँ पर देखेंगे कि ये जो नोट है इससे क्वेश्चन पूछा गया है नीट एग्जाम में। सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड इनऑर्गेनिक है जैसे कि सल्फेट एंड फॉस्फेट, ये दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, आर ऑल्सो सीन इन द फ्रैक्शन ऑफ एसिड सॉल्युबल पूल। अभी हमने ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड वाला जो मेथड किया था उसमें हमारे पास जो फिल्ट्रेट आया था उसमें सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट थे। ठीक है, जिसको हम एसिड सॉल्युबल पूल कह रहे थे। लेकिन ये एक एक्सेप्शन की तरीके से हम ले सकते हैं कि सल्फेट और फॉस्फेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये कहाँ पर हमें मिलते हैं, एसिड सॉल्युबल जो पूल है, जो फ्रैक्शन है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सल्फेट और फॉस्फेट ये कहाँ पर मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, जो फ्रैक्शन होता है एसिड सॉल्युबल पूल का, वहाँ पर ये कंपाउंड जो हैं देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विद एक्सेप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास एक टेबल है, अ लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू में जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर कंपाउंड्स जैसे कि NaCl, CO, CO3, PO4 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव। सो ये डिफरेंट क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जो कि ऐश एनालिसिस जो है उसके थ्रू इनको एनालाइज किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। आई होप कि जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कंपाउंड्स का एनालिसिस का जो मेथड है वो अच्छे से समझ में आया होगा, एंड इंट्रोडक्शन जो है बायोमोलिक्यूल्स का वो भी समझ में आया होगा। इसके बाद क्या होता है कि जो फर्स्ट बायोमोलिक्यूल है दैट इज़ अमाइनो एसिड। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो अगर यदि मैं बात करूं अमाइनो एसिड, ठीक है, तो एसिड से समझ में आ रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें एसिड नेचर का भी कोई कंपाउंड प्रेजेंट है,
अमाइनो ग्रुप वाला भी कोई कंपाउंड प्रेजेंट है। सो अमाइनो एसिड क्या है, ये सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड जो है वो कंटेन करता है, एक तो इसमें अमाइनो ग्रुप NH3 पॉजिटिव, ये जो है ये क्या होता है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके बाद एसिडिक ग्रुप जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नाम से जानते हैं, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अमाइनो में NH3 अमाइनो ग्रुप हो गया। एसिड की अगर बात की जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। किस पर, सेम कार्बन पर। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से ये क्या है हमारा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बाद यहाँ पर हमारा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, सेम कार्बन, ठीक है, जिसको हम अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। ये जो पर्टिकुलर कार्बन है अमाइनो एसिड का, अभी हम जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें ये जो कार्बन है इसको अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। और ये जो कार्बन होता है इसी पर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसके बाद हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, एंड एक क्या कहते हैं वेरिएबल R ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि हर एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए वेरी करता है। लेकिन ये जो तीन चीज़ें होती हैं अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम, ये सारे के सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें कॉमन होता है। सिर्फ R ग्रुप जो है वो वेरी करता है, और इस R ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ही अमाइनो एसिड जो है उनका क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि क्या कहते हैं अमाइनो एसिड जो है उसमें एक अमाइनो ग्रुप पाया जाता है, एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। किस पर, सेम कार्बन पर, जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसी की वजह से ये क्या कहलाते हैं, अल्फा अमाइनो एसिड कहलाते हैं अमाइनो एसिड्स। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर साइड चेन्स और R ग्रुप। जैसा कि मैंने बताया ये जो R ग्रुप होता है ये क्या है, हर एक अमाइनो एसिड के लिए डिफ़र करता है, ठीक है। तो इसी की वजह से अमाइनो एसिड भी एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, ठीक है। चार चीज़ें जो अमाइनो एसिड में होती हैं, हाइड्रोजन एटम, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइनो ग्रुप एंड R ग्रुप, ये प्रेजेंट होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड जो है उसका जनरल स्ट्रक्चर, उसके बाद हमें वो सारे के सारे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो जनरल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अमाइनो एसिड का, तो ये इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। ये हो गया कार्बन, जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसी की वजह से अल्फा अमाइनो एसिड्स के नाम से जाने जाते हैं अमाइनो एसिड्स। ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। ये हो गया हमारा अमाइनो ग्रुप, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन एटम, एंड ये हो गया डिफरेंट R ग्रुप, ठीक है। और अब ये है कि ये जो तीनों हैं ये क्या है, सारे जितने भी 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, उनमें क्या है, ये स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन होता है सारे के सारे उन अमाइनो एसिड्स के लिए। लेकिन ये क्या है, ये हर एक अमाइनो एसिड के लिए डिफ़र करता है, और इसी अमाइनो एसिड की डिफ़र करने की वजह से अमाइनो एसिड जो हैं वो डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किए गए हैं, ठीक है। आई होप कि जो अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है ये समझ में आया होगा। अगर यदि ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो अमाइनो एसिड का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं वही डिस्क्राइब किए गए हैं अमाइनो एसिड का जो कॉमन स्ट्रक्चर है, या फिर कुछ एक्सेप्शन है उस तरीके से। सो दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉमन टू ऑल अमाइनो एसिड। अब जैसा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, उन सब के लिए कॉमन होता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। बट वन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड है जिसको हम प्रोलीन के नाम से जानते हैं, और ये कैसा होता है, ये साइक्लिक अमाइनो एसिड होता है। सो प्रोलीन के लिए ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके का नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोलीन का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। सो ये एक एक्सेप्शन केस होता है, ठीक है। उसके बाद फॉर ऑल दी कॉमन अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन जो है उसको हम सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जितने भी कॉमन अमाइनो एसिड हैं ग्लाइसिन को छोड़कर, तो उसमें क्या होता है कि जो अल्फा कार्बन होता है, ठीक है, ये जो अल्फा कार्बन है वो
बाउंडेड होता है 4 डिफरेंट ग्रुप से, जैसा कि हम देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन एटम। लेकिन ग्लाइसिन के केस में ये जो R होता है ये कुछ और नहीं होता, कोई अदर ग्रुप नहीं होता, बल्कि दूसरा हाइड्रोजन एटम ही होता है। ठीक है, सो फॉर ऑल द कॉमन अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड के नाम से भी जानते, ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। दी अल्फा कार्बन इज बाउंडेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन एटम एंड R ग्रुप। लेकिन ग्लाइसिन का जब हम अगर यदि स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में ये जो R ग्रुप है ये क्या होता है, दूसरा हाइड्रोजन एटम होता है, कोई अदर ग्रुप नहीं होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सो जब इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा तो ये किस अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये है हमारा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। सो इन ग्लाइसिन द R ग्रुप इज अनदर हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम होता है ये R ग्रुप। ठीक है, ये हो गई बात कुछ पॉइंट्स की। द R ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमाइनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर यदि अमाइनो एसिड की बात की जा रही है और R ग्रुप की बात की जा रही है, तो R ग्रुप अगर यदि हाइड्रोजन एटम है तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ग्लाइसिन का। अगर यदि ये जो R ग्रुप है ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, दैट मीन्स CH3 ग्रुप है। यहाँ पर R की जगह पे क्या है, R की जगह पे ये जो CH3 है ये है, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, एलानीन, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एलानीन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर यदि ये जो R ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी मिथाइल हो जाएगा, जैसे कि CH2OH ये आ गया R की जगह पे, तो ये कौन से अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा सीरीन जो अमाइनो एसिड है उसका। आई होप कि R ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं, अमाइनो एसिड का जो जनरल स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखना है। 3 ग्रुप जो हैं वो सारे के सारे अमाइनो एसिड के लिए कॉमन रहेंगे, हाइड्रोजन, अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक। R ग्रुप जो है वो वेरी करेगा, जैसे जैसे वो वेरी करेगा वैसे वैसे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होगा। जैसे कि अगर यदि R ग्रुप दूसरा हाइड्रोजन एटम है तो वो ग्लाइसिन बनाएगा, और अगर यदि मिथाइल ग्रुप है तो एलानीन बनेगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल है तो सीरीन जो है उसका फॉर्मेशन होगा। ये था। नाउ अब देखते हैं अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि R ग्रुप जो है वो वेरी कर रहा है और उसके वेरी करने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेस्ड ऑन दी R ग्रुप, इस R ग्रुप के बेस्ड होने की वजह से अमाइनो एसिड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में उनको क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास की, तो वो है एसिडिक नेचर के। ठीक है, एसिडिक में आ जाते हैं हमारा एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। ये 2 अमाइनो एसिड जो हैं वो एसिडिक अमाइनो एसिड के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो R ग्रुप है विद नेट नेगेटिव चार्ज एट pH 7, अगर यदि न्यूट्रल pH 7 पर बात की जाए तो इसमें जो R ग्रुप है उसमें नेट नेगेटिव चार्ज जो है वो पाया जाता है। अब नेट नेगेटिव चार्ज पाए जाने की वजह से इनको हम नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड के नाम से भी जानते हैं। सो एसिडिक अमाइनो एसिड जो है यही सिर्फ यही ध्यान में नहीं रखना है कि एसिडिक अमाइनो एसिड है एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। अगर यदि क्वेश्चन में एसिडिक की जगह नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड का नाम आ जाता है तो वहाँ पर भी यही 2 एग्जाम्पल होंगे, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। सो एसिडिक जो है उसको हम नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, जिसमें आ जाता है लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। इसमें 3 अमाइनो एसिड आते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। अब इसमें क्या होता है कि जो R ग्रुप होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है pH 7 पर। तो जब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो पॉजिटिव चार्ज एट न्यूट्रल pH, दैट मीन्स pH 7 पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से इनको हम पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड के नाम से भी जानते हैं। सो अगर यदि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो है आता है क्वेश्चन में एसिडिक
अमाइनो एसिड या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड, तो वो क्या होंगे, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। अगर यदि बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड की बात आती है तो वहाँ पर लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन जो है वो 3 अमाइनो एसिड जो हैं उस टाइम पर उस कैटेगरी में आएंगे। ये हो गई बात एसिडिक एंड बेसिक की। उसके बाद आता है थर्ड टाइप, ठीक है, जिसमें कई सारे अमाइनो एसिड आते हैं। उसमें से कुछ जो अमाइनो एसिड हैं वो तो न्यूट्रल नेचर के होते हैं, जैसे कि वैलिन, ग्लाइसिन एंड एलानिन। ये जो 3 अमाइनो एसिड दिख रहे हैं यहाँ पर, वैलिन, ग्लाइसिन एंड एलानिन, ये क्या है, ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड के नाम से भी जाने जाते हैं। बट वैलिन, ग्लाइसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मीथियोनिन एंड प्रोलिन, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं, नाम से जाने जाते हैं। सो थर्ड टाइप क्या है, नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड, जिसमें आ जाता है हमारा वैलिन, ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन एंड प्रोलिन, ठीक है। और अगर यदि इनमें भी वैलिन, ग्लाइसिन एंड एलानिन की बात की जाए तो ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड के नाम से भी जाने जाते हैं। सो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो मिथियोनिन की बात की गई है, इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर भी यहाँ पर ऐड हो रखा है कि मिथियोनिन जो है वो एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के नाम से भी जाना जाता है, जिसके पास नॉन पोलर थायोईथर ग्रुप होता है इसके साइड चेन्स में। सो मिथियोनिन जो है उसको हम सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड के नाम से भी जानते हैं, जिसके पास नॉन पोलर थायोईथर ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके साइड चेन्स में। और प्रोलिन जो है उसको हम साइक्लिक अमाइनो एसिड के नाम से जानते हैं। ये चीज़ हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ये था थर्ड टाइप अमाइनो एसिड का। उसके बाद आते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो है उसमें आ जाता है हमारा फिनाइल, एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये 3 अमाइनो एसिड जो हैं वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड में आते हैं। उसके बाद आता है पोलर अनचार्ज्ड। पोलर अनचार्ज्ड में आ जाते हैं सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, एस्पैराजीन एंड ग्लूटामीन। ये अमाइनो एसिड होते हैं पोलर अनचार्ज्ड। सो इस तरीके से 5 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, नॉन पोलर एलिफेटिक, एरोमेटिक एंड पोलर अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड। और ये सारे के सारे 5 टाइप जो अमाइनो एसिड के हैं उसमें सारे के सारे 20 स्टैंडर्ड जो अमाइनो एसिड हैं जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे हमारे अमाइनो एसिड इन 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए हैं। अब जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है जिसमें हमने ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एनालिन जो है उसके बारे में पढ़ा, तो कभी कभी होता है, बल्कि यही एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो है उनके लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो देखा जाता है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट बाय एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है। 280 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो लाइट है उस पर कौन सा जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड है वो कितनी वेवलेंथ शो करता है। सो इसमें क्या है कि जो ट्रिप्टोफैन है वो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ शो करता है, टायरोसिन जो है वो उससे कम करता है, फिनाइल एनालिन जो है वो बिल्कुल भी बहुत ना के बराबर क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है उसको शो करता है। अगर यदि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट बाय एरोमेटिक अमाइनो एसिड, तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कौन शो करता है, कौन सा अमाइनो एसिड, ट्रिप्टोफैन, उसके बाद करता है टायरोसिन और ना के बराबर करता है फिनाइल एनालिन। ये था एक इम्पॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब ये तो थे 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की बात। उसके अलावा क्या होता है कि कुछ अनकॉमन अमाइनो एसिड्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन का पार्ट होते हैं, और वो मॉडिफिकेशन प्रोसेस जो है उनके थ्रू उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
फर्स्ट की बात करें जैसे कि 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये एक अनकॉमन अमाइनो एसिड है। अब 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है ये क्या है, प्रोलीन का डेरिवेटिव है और प्लांट सेल वॉल प्रोटीन्स जो हैं उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक और अनकॉमन अमाइनो एसिड, दैट इज 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन। 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन जो है ये क्या है, ये लाइसिन का डेरिवेटिव है जो कि प्लांट सेल वॉल प्रोटीन्स जो हैं उसमें तो पाया ही पाया जाता है। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, जो कोलेजन होती है, ठीक है, उसमें भी पाया जाता है ये। उसके बाद आता है थर्ड अनकॉमन अमाइनो एसिड, दैट इज 6N मिथाइल लाइसिन। अब 6N मिथाइल लाइसिन जो है ये क्या है, मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है मसल्स की, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, 6N मिथाइल लाइसिन। उसके बाद आता है गामा। गामा इस तरीके से लिखा जाता है, सो ये पर्टिकुलर जो नाम है वो इस तरीके से है, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, ठीक है। ये जो है गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट नाम का अनकॉमन अमाइनो एसिड, ये कहाँ पर पाया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। तो ये जो एक पॉइंट है इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जैसे कि कभी कभी एग्जाम में बायोलॉजी के उससे बहुत सिंपल अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कौन सी है, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। और अगर यदि अनकॉमन अमाइनो एसिड के बेसिस पे उससे क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो रहा है तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन में कौन सा अनकॉमन अमाइनो एसिड पाया जाता है, तो वो होता है गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट नाम का अमाइनो एसिड, जो कि अनकॉमन होता है। अनकॉमन कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करने में तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते, बट इनका फॉर्मेशन जो है वो कुछ मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस के थ्रू होता है। उसके बाद आता है स्लेनोसिस्टीन नाम का। स्लेनोसिस्टीन जो है इसको कब इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, रादर देन क्रिएटेड थ्रू अ पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में जो 4-5 अनकॉमन अमाइनो एसिड देखे, उनको मॉडिफिकेशंस के थ्रू क्या किया जा रहा था, बनाया जा रहा था और प्रोटीन्स में प्रोटीन का पार्ट थे। लेकिन जो स्लेनोसिस्टीन है इसको प्रोटीन की सिंथेसिस जब हो रही होती है उस टाइम पर ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, रादर देन की पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशंस के थ्रू क्रिएट करने से, ठीक है। सिर्फ स्लेनोसिस्टीन का नाम इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद आते हैं 2, ये ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। ये जो है ये क्या है, यूरिया साइकिल जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, आर्जिनिन का जो बायोसिंथेसिस होता है उसमें इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। सो ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन की इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स इन द बायोसिंथेसिस ऑफ आर्जिनिन एंड इन यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल और आर्जिनिन बायोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके ये की इंटरमीडिएट होते हैं, कौन, ऑर्निथिन एंड सिट्रुलिन। आई होप कि अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं उनका एंड कुछ अनकॉमन अमाइनो एसिड्स जो हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखते हैं कि कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि बॉडी सिंथेसाइज करती है, लेकिन कुछ अमाइनो एसिड जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनको बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। तो उस बेसिस पे क्या होता है कि ये 2 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड, ठीक है। अब इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, ठीक है। इसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनको बॉडी जो है सिंथेसाइज नहीं कर पाती, लेकिन इसमें से 1-2 एग्जाम्पल जैसे कि हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन जो है वो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको किसी एडल्ट की बॉडी जो है वो सिंथेसाइज कर सकती है, बट इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं उनको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देखें इसेंशियल अमाइनो एसिड के, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो पर्टिकुलर टेबल है ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को, जैसे कि फिनाइल, एनालिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन एंड मिथ्योनिन। ये 10
डिफरेंट अमाइनो एसिड हैं जो कि इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जिनको बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, बट विद द एक्सेप्शन हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। सो ये दो अमाइनो एसिड जो हैं किसी किसी एडल्ट की बॉडी जो है इनको सिंथेसाइज कर सकती है। ये हुई इसेंशियल अमाइनो एसिड की बात। उसके बाद ये वाली जो टेबल है वो रिप्रेजेंट कर रही है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड को जिसको बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, जैसे कि एलानिन, एस्पारेजिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन एंड थ्रियोनिन। ये हो गए कुछ 10 डिफरेंट नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। अब यहाँ पर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड के साथ साथ में जो ये ब्रैकेट में लेटर लिखे गए हैं जिसको हम एब्रीविएशन के नाम से जानते हैं, जैसे कि फिनाइल एनालिन जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से, पी से नहीं किया जाता, एफ से। ल्यूसीन के लिए एल यूज किया जाता है, आइसोल्यूसिन के लिए आई, लाइसिन के लिए के, हिस्टिडीन के लिए एच, आर्जिनिन के लिए आर, वैलिन के लिए वी, ट्रिप्टोफैन के लिए डब्ल्यू, थ्रियोनिन के लिए टी, मिथ्योनिन के लिए एम। उसके बाद एलानिन जो है ए, एस्पैरेजिन के लिए एन, एस्पार्टेट के लिए डी, सिस्टीन के लिए सी, ग्लूटामेट के लिए ई और ग्लूटामीन के लिए क्यू, ग्लाइसिन का जी, प्रोलिन का पी, सीरीन का एस एंड टायरोसिन का वाई। सो कुछ कुछ अमाइनो एसिड तो सेम है कि जैसे कि सीरीन जो है एस से स्टार्ट है और उसका लिए एस जो लेटर है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट हैं। जैसे कि ग्लूटामीन की बात की जाए तो इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्लूटामेट की बात की जाए तो ई से है, एस्पार्टेट को डी से और एस्पैराजीन को एन से। सो जो डिफरेंट हैं उनके लेटर्स को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, वो एक एसिड की तरह भी एक्ट करता है, एक बेस की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है, डायपोलर नेचर का होता है, ठीक है। तो ये जो डायपोलर नेचर होता है कि एक अमाइनो एसिड जो है वो एक एसिड और बेस की तरह एक्ट कर रहा है, उसको हम जानते हैं एक पर्टिकुलर टर्म के नाम से जिसको हम ज़्विटराइन बोलते हैं। सो इसका मतलब क्या होता है कि अमाइनो एसिड कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस, ठीक है। अमाइनो एसिड जो है वो एक एसिड की तरह एक्ट भी कर सकता है, बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है। व्हेन एन अमाइनो एसिड लैकिंग एन आयनाइजेबल आर ग्रुप, ठीक है, जब कोई अमाइनो एसिड है, ठीक है, उसका जो आयनाइजेबल आर ग्रुप है इसको लैक करता है, ठीक है, और डिजॉल्व होता है वाटर में एट न्यूट्रल पीएच, ठीक है, तब ये क्या करता है उस सॉल्यूशन में एज अ डाइपोलर और ज़्विटराइन की फॉर्म में एक्ट करता है। मतलब कि या तो वो एसिड की तरह एक्ट करेगा या फिर बेस की तरह, मीन्स पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज की तरह। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एलानिन जो है वो एक ज़्विटराइनिक अमाइनो एसिड है। आई होप कि इसी के साथ में अमाइनो एसिड जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर यदि कोई क्वेरी रहती है या फिर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है अबाउट अमाइनो एसिड तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए ये वाला जो वीडियो है उसको देखें और अच्छे से पढ़ाई करें, कंटिन्यू बेसिस पर अपनी स्टडी जो है उसको कंटिन्यू रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।